हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ा था। आज हम लोग रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सरफेस के थ्रू पढ़ेंगे। स्फेरिकल सरफेस का मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो उनसे रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है, और मैग्निफिकेशन इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर जुड़ जाता है कि मैग्निफिकेशन कितना कौन सा मिरर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर नाम से ही समझ में आता है कि ये स्फेयर से बना हुआ मिरर है। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्फेयर है जो ग्लास से बना है, हॉलो स्फेयर है, तो हम इसके अंदर और बाहर दोनों जगह पर खाली जगह, क्योंकि ये सिर्फ ग्लास का बना हुआ हॉलो स्फेयर, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होता है। ठीक है, अब अगर हमने इसकी इस सरफेस को सिल्वर कर दिया या पेंट कर दिया तो ऐसा करने से इसकी बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन जाती है। और अगर हमने इसकी बाहर की सरफेस को ऐसे सिल्वर कर दिया है तो फिर हम कह सकते हैं कि अंदर वाली सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। तो ये जो भी हमने किया है इससे बाहर से रिफ्लेक्शन होगा और इसमें अंदर से रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम इन दोनों को, मान लो इस पॉइंट को मैं ए कहता हूं, इस पॉइंट को मैं बी कहता हूं, सिमिलरली इसको भी ए और बी हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग यहां से काट के बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास एक इस तरीके की सरफेस बनेगी जिसमें कि इसकी एक्सटर्नल सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। ये अंदर है, ये बाहर है। और जो दूसरा पार्ट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, जिसकी बाहर की सरफेस को पेंट किया गया है या सिल्वर किया गया है, तो उसकी अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। हैं दोनों इसी स्फीयर के पार्ट। इसको जैसे नाम दिया था ए बी, उसी तरीके से ये भी हो जाता है ए और बी, क्योंकि ये दोनों स्फीयर से ही कट करके बनाए गए हैं। तो इस स्फीयर का एक सेंटर होता था, यहां पर हमने लिखा है सी, वही सी मैं यहां लिख देता हूं सी। सी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, ये दो तरीके के मिरर फॉर्मेशन हुआ है। ये जो मिरर बना है इसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर, और ये जो मिरर बना है इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की अंदर की सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर की बाहर की सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। सी दोनों का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो भी स्फीयर का हिस्सा होता है उसका जो सी होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इस मिरर के एक सेंटर का पॉइंट लेते हैं पी, और इस पी को हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। तो साथ साथ हम इसकी डेफिनेशन भी लिखते जाते हैं, इन पॉइंट्स को क्या नाम देते हैं इसको भी हम समझते जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जो सी होता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पी होता है इसको हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, अच्छा, ये जो ए पी बी बना हुआ है, ए पी बी, ये जो भी है, इस एरिया को या इस सरफेस को हम लोग कहते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये जो ए पी बी है इसको हम लोग नाम देंगे एपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो पी और सी से पास करती हुई जा रही होगी, तो ये जो लाइन बनती है इसको हम लोग लाइन देते हैं नाम, लाइन जो बनी है पी सी की, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये जो मिरर बने हैं इनका रेडियस क्या है। तो रेडियस क्या हो सकता है, सी से लेकर पी तक की दूरी को हम रेडियस कह सकते हैं, या इनफैक्ट ये भी दूरी जो है ये भी आर के बराबर है। तो चाहे हम इसको आर कहें या इसको आर कहें, ये सब जो है ये आर हैं, इनको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये इनके कुछ जनरल पॉइंट्स के नाम है जो हमें आगे यूज करने पड़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में इन सब
पॉइंट्स का यूज होगा। इसके अलावा कुछ और भी चीजें आएंगी, फोकस क्या है, फोकल प्लेन क्या है और फोकल लेंथ क्या है, वो भी हम आगे टाइम के संग सीखते रहेंगे। बट अभी हमें ये समझ में आना चाहिए कि दो तरीके के मिरर हमने डिफाइन किए हैं, कॉन्वेक्स मिरर बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग, कॉनकेव मिरर अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग। इनका जो सेंटर है उसको पोल कहा गया, इसके सेंटर को पोल कहा गया, ठीक है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें इसके बारे में हम सीखते हैं। तो इसमें हम अब अगला पार्ट जो आता है उसमें हम सीखते हैं कि पैरेक्शियल रेज क्या होती है। तो पैरेक्शियल रेज को डिफाइन किया जाता है वो रेज विच आर ट्रैवलिंग वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस या rays which are making very small angle with principal axis। इसका मतलब ये रहा कि हमारे पास अगर कोई भी मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। मैं कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले लेता हूं। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, कहीं इस लाइन पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट जो ट्रैवल कर रही है और वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, नजदीक मतलब कुछ मिलीमीटर्स की दूरी पर हो सकती है, या अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल भी फॉर्म करती है तो ये जो एंगल थीटा है ये काफी छोटा होना चाहिए, काफी स्मॉल एंगल होना चाहिए, तभी हम जाकर इसको पैरेक्शियल रे कहेंगे, ठीक है। अगर ये एंगल बड़ा हो जाए या ये रेज दूर हो जाएंगी तो फिर हम इसको पैरेक्शियल रेज नहीं कह सकते। क्या जरूरत है पैरेक्शियल रे को ही कंसीडर करने का? क्योंकि अगर हम पैरेक्शियल रे कंसीडर नहीं करेंगे, हम नॉन पैरेक्शियल रे भी कंसीडर करने लगेंगे तो फिर उससे इमेज का फॉर्मेशन में डिस्टॉर्शन आता है। मतलब आप कह सकते हो कि कई सारी इमेजेस एक संग फॉर्म होती हैं तो हम इमेज को एक जगह पर लोकेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं हो पाता है ऐसा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप हर किसी सरफेस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर में भी सीखा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करने के लिए आपको नॉर्मल बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास मिरर है और इसमें अगर कोई रे जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूरी पर ट्रैवल करके जा रही है, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे कहां से पास करेगी ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को पता करना होता है कहां है। मान लेते हैं ये सेंटर है उसका, और फिर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, जैसा हम प्लेन मिरर में ड्रॉ करते थे वैसे यहाँ कोई भी स्फेयर का या सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, तो इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो रूल है वो ये है कि जितना एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया होगा नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने भी बनाया होगा नॉर्मल के साथ। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम नॉन पैरेक्शियल रे कंसीडर करते तो नॉन पैरेक्शियल रे वो होती जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक ट्रैवल करती, ठीक है। ये रे जो है ये रे हमने पैरेक्शियल मानी है जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी नजदीक। अब ये रिफ्लेक्ट करके किधर जाती, तो उसको बनाने के लिए अगेन हम यहां से भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल हो गया ये, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो रे सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होके यहां पर पहुंच गई। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर। तो रे अगर पैरेक्शियल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं और पहुंच रही है, नॉन पैरेक्शियल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं और पहुंच रही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस में पहुंचती है उसको हम फोकस कहते हैं। तो अगर हम इस पैरेक्शियल रे को कंसीडर करते तो वो ये कहता कि फोकस ये होना चाहिए था, और नॉन पैरेक्शियल रे को कंसीडर करते तो ये कहता कि फोकस ये होना चाहिए था। अगर फोकस कई सारे बन रहे हैं, क्योंकि अगर हम और भी कई सारी रेस को कंसीडर करते रहेंगे तो कई सारे फोकस का फॉर्मेशन होगा,
और अलग अलग फोकस के फॉर्मेशन होने की वजह से एक सिंगल इमेज नहीं बनेगी बल्कि कई सारी इमेजेस बनेगी। तो उस चीज से बचने के लिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज का फॉर्मेशन हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रे का ही कंसीडर करते हैं, नॉन पैरेक्सियल रे कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो हम जब सिर्फ पैरेक्सियल रे को कंसीडर करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ये कॉनकेव मिरर है और हमने कहा कि ये पैरेक्सियल रे, ये सारी रेज जो है पैरेक्सियल, देखने में आपको लग रहा होगा दूर है, दूर मैंने जानबूझ के बनाई है जिससे कि डायग्राम में क्लैरिटी रहे। अगर मैं बहुत नजदीक बना दूंगा तो डायग्राम ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझना है कि सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक ट्रेवल कर रही होंगी और जब इनका रिफ्लेक्शन होगा तो ये सारी की सारी रे एक ही जगह पर मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में इसके पास सिर्फ एक सिंगल फोकस होगा, और अगर सिंगल फोकस होगा तो एक सिंगल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आगे का जो भी डिस्कशन है, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी हम यूज करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए ही यूज करने वाले हैं। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि नॉन पैरेक्सियल रे है, हम मान के चलेंगे कि रे पैरेक्सियल है और जो भी फॉर्मूले हम यूज करेंगे वो पैरेक्सियल रे के ही होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में नॉन पैरेक्सियल रे मेंशन किया हुआ है तो जो भी मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ हम तभी यूज कर पाएंगे जब रेज होती हैं पैरेक्सियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैरेक्सियल रे को कंसीडर करेंगे। ये वाली रे जो थी वो नॉन पैरेक्सियल रे थी और ये जो रे है ये पैरेक्सियल रे है। ठीक है, और इस डायग्राम में जो भी रे हमने मानी है वो सब की सब पैरेक्सियल ही रे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेक्सियल नॉन पैरेक्सियल रे में डिफरेंस समझने के बाद इसके आगे बढ़ते हैं और अब ये समझते हैं कि किसी भी मिरर का फोकस क्या होता है। फोकस को हम कैपिटल F के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फोकस आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा है तो जहां पर भी उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको हम फोकस का नाम देंगे। ठीक है, दो तरीके के मिरर हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो दोनों मिरर के लिए देखा जाए कि फोकस कैसे बनता है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, ठीक है, इंफिनिटी में है और वो रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, तो इंफिनिटी में है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। तो अगर इंफिनिटी में है तो जो भी रे ऑफ लाइट आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगी क्योंकि इनफाइनाइट पे रखा है ऑब्जेक्ट। अगर रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं तो ये सारी रेज पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं जाकर प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराएंगे। अब लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इमेज कही जाती है। तो ये जो भी रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे आके मिली है ये इमेज है और जो भी इमेज जहां बनी है उसी का नाम हम देते हैं फोकस। तो कॉनकेव मिरर के लिए हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा था, जहां पर भी आकर रिफ्लेक्टेड रे आपस से मिली उसको हम फोकस कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम पोल कहते हैं और पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको हम नाम देते हैं, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता है फोकल लेंथ। ठीक है, सिमिलरली हम कॉन्वेक्स मिरर का फोकस भी लोकेट कर सकते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल है, कहीं यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, इसका भी कहीं ना कहीं यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होता है। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा है तो रेज इस तरीके से पैरेलल आ रही होंगी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट। तब ये रेज रिफ्लेक्ट करके जाएंगी किधर? तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो कि किधर रे जा रही हैं तो सबसे पहले आप बना दें नॉर्मल। नॉर्मल बनाने से हम ये पता लगा पाएंगे कि अब ये रिफ्लेक्टेड रे जाती किधर। तो अगर यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो ये रे अगर इधर चली गई है
और सिमिलरली ये दोनों एंगल बराबर हो गए और एक रे इधर आ गई है, ये दोनों एंगल अभी भी एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज। हमें इमेज का पता करना है, तो इमेज पता करने का क्या तरीका होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रही हैं, तो इनको मिलवाना पड़ेगा। और मिलवाने के लिए हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या था, कॉनकेव मिरर में रेज मिल जा रही थी, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के बाद मिल जा रही थी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उनको मिलाने के लिए हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जहां पे मिलेंगी हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज होता है, और इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज का जहां फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम नाम देंगे फोकस। तो इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस साइड पर बनता है। ठीक है, फोकल लेंथ उसी तरीके से डिफाइन की जाती है। यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। F इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है। फोकल लेंथ का मतलब होता है फोकस और पोल के बीच की दूरी। और फोकस कैसे बनता है, अगर रेस पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मिलती हैं उसको फोकस कहते हैं। या रेज अगर पैरेलल आ रही हैं, इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा है और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा उस पॉइंट को हम लोग फोकस का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप इस बात को अगर ध्यान दें कि फोकस किधर बना है, तो फोकस हमेशा उसी तरफ बनता है जिस तरफ मिरर का सेंटर होता है। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर इस तरफ होगा, फोकस भी इसी तरफ बनेगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस सरफेस का सेंटर राइट में होगा तो उसका फोकस भी राइट में बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिरर के आगे सब कुछ रियल होता है, मिरर के पीछे सब कुछ वर्चुअल होता है। तो इसका फोकस रियल साइड में फॉर्म होता है, इसका फोकस वर्चुअल साइड में फॉर्म होता है। आगे जाके हम साइन कन्वेंशन सीखेंगे कि फोकल लेंथ को पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। ठीक है, वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि फोकस का फॉर्मेशन किस साइड हुआ है, मिरर के आगे हुआ है या मिरर के पीछे हुआ है। लेकिन फिलहाल फोकस क्या होता है ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फोकस के बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर हम आए तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखते हैं कि फोकल प्लेन क्या होता है। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक और चीज, ये जो फोकस होता है या जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि कैसे हम रेडियस और फोकस के बीच का रिलेशन निकाले। तो मैं एक कॉनकेव मिरर का ही एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि हम इस बात को निकाल पाए। ये पोल है, यहां पे कहीं सेंटर है और यहां पे कहीं पर इसका फोकस है। ठीक है, रेज अगर पैरेलल जाएंगी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही वापस आएंगी, जो कि फोकस की डेफिनेशन। सेंटर से जोड़ने वाली लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, तो ये बन जाता है नॉर्मल, इसको नॉर्मल कहेंगे। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। तो अगर इस एंगल को मान लो मैंने कहा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल थीटा होने के बाद आप इस एंगल को 2 थीटा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा एंगल जो दिख रहा है 2 थीटा, और ये जो एंगल होगा ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये 2 थीटा होगा तो ये एंगल भी 2 थीटा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया, एंगल हो गया 2 थीटा के बराबर। और ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल थीटा के बराबर कह सकते हो। अगेन आप अगर इस लाइन को और इस लाइन को कंसीडर करो तो ये तीसरी लाइन है जो कट करके जा रही है, और अगर आप ध्यान दें तो ये थीटा और ये थीटा भी ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल 2 थीटा है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट एम का। हम लोग जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम लोग सिर्फ पैरेक्शियल रे कंसीडर कर रहे हैं, तो देखने में आपको ये जरूर लग सकता है कि रे काफी दूर है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा नजदीक होती है। और जब बहुत ज्यादा नजदीक होती है तो पॉइंट एम पी से बहुत नजदीक होता है।
तो अगर पॉइंट एम पी से बहुत नजदीक होता है तो ये जो कर्वेचर हमको दिख रहा है, ये कर्वेचर भी हमको पता नहीं चलता है। हमको ऐसा लगता है कि ये एम अगर बहुत नजदीक आ जाएगा तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अगर हम उस बात का यूज करें तो हम इस ट्राइंगल को दोबारा फॉर्म करते हैं और इस ट्राइंगल को फॉर्म करने के बाद समझते हैं कि जो मैंने बताया उसका मतलब क्या है। मैंने कहा कि ये पोल है, ये पोल है, ये पॉइंट एम इस पी के इतना नजदीक है कि वो एम इतना नजदीक जब आ जाता है तो ये चीज ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट एम आ गया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, तो मैंने उसको एक स्ट्रेट लाइन ही मान लिया। ठीक है, बहुत ही स्मॉल लेंथ होगी। ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट एफ है, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 2 थीटा। ठीक है, ये एंगल्स बहुत ही छोटे हैं क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही कंसीडर किया था कि पैरेक्सियल रेज होंगी, तो एंगल पहले से बहुत छोटे। अच्छा, अब अगर मैं इस ट्राइंगल का यूज करूं तो क्या tan थीटा की वैल्यू अगर लिखनी होगी तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब PM बाई बेस मतलब PC। ठीक है, एंगल के बहुत छोटा होने से tan थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। और tan थीटा को अगर हमने थीटा मान लिया तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना, PM बाई PC। और PC क्या है, पोल से सेंटर की दूरी को क्या कहेंगे हम, आर कहेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो वहां पे हम लिखेंगे किसकी वैल्यू, tan 2 थीटा की। तो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PM अपॉन PF। ये थीटा बहुत छोटा है, 2 थीटा भी बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, और 2 थीटा भी बहुत छोटा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा इज इक्वल टू PM बाई PF। और PF क्या है, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हमने क्या डिफाइन किया था, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हमने डिफाइन किया था फोकल लेंथ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये F के बराबर हो गया। ठीक है, यहां से थीटा उठा के अगर हम इधर रख दें तो हम इस थीटा की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको क्या रिलेशन मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PM बाई R इज इक्वल टू PM बाई F। ये कह सकते हैं PM कैंसिल हो जाएगा और हमसे ये रिजल्ट यहाँ पे जो निकल के आया है वो आया है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का आधा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आगे हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे कि फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। ठीक है, डेरिवेशन तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन डेरिवेशन में आपने समझा कि हम किस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज कर रहे हैं और फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में हमने रिलेशन निकाला है। ये जो रिलेशन आया है ये सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम लोग आगे का सारा डिस्कशन पैरेक्सियल रे के लिए करने वाले हैं, तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और फोकस के बाद अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है फोकल लेंथ का। सॉरी, फोकल लेंथ के बाद आता है फोकल प्लेन का, कि फोकल प्लेन क्या होता है और उससे हम क्या समझते हैं। तो हेडिंग होगी फोकल प्लेन। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं रखा है, कहीं और रखा है, तो उस केस में क्या डायग्राम बनना चाहिए। तो ये एक मिरर हमने लिया है, कॉनकेव मिरर का ही एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं। ये एक मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर है। अभी भी रेज पैरेलल ही आएंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, लेकिन रेज अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं बल्कि यहां पे कहीं पर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा होता। तो अब जब रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इनका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी रेज फिर से कहीं ना कहीं मिलेंगी, लेकिन अब ये फोकस में नहीं मिलेंगी, कहीं और मिलेंगी। बट ये फोकस पे अगर नहीं भी मिल रही हैं तो ये पॉइंट जहां पर ये रेज मिलती हैं ये फोकस के पास करने वाला एक प्लेन होता है, इसी प्लेन पर जाकर ये रेज मिलती है। तो अगर यहाँ पर फोकस होता तो रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो फोकस से मिल जाती,
अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फोकस में नहीं मिलेंगी, बल्कि फोकस के थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर मिलेंगी, डिपेंड करता है किधर से आ रही हैं। और वो प्लेन जो फोकस से पास कर रहा है, इस वर्टिकल प्लेन को नाम देते हैं हम लोग फोकल प्लेन। अब इस हो सकते हो कि ये प्लेन तो नहीं, ये लाइन दिख रही है। तो भाई लाइन इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो मिरर दिख रहा है ये भी आपको सर्कुलर दिख रहा है। ये सर्कुलर नहीं होता है, स्फेरिकल होता है, इस तरीके से स्फेयर होता है। और अगर ये स्फेयर है तो उसके सामने जो प्लेन बनता है, ये लाइन नहीं, ये पूरा एक प्लेन बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं फोकल प्लेन का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई फोकल प्लेन। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अब हम यूज करेंगे कि हमारे पास साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करने वाले हैं, या साइन कन्वेंशन के पहले मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला जो अगेन पैरेक्सियल रे के लिए हम लोग यूज करेंगे, वो क्या है और कैसे आता है, तो उसका भी हम लोग डेरिवेशन सीख लेते हैं। ये एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कहीं पे पोल है, चिट कहीं यहां रखा गया है मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर होगा, ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेट्स से। ठीक है, अब रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होकर कहीं पर वापस आएंगी। रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर मिल रही है उसको हम लोग इमेज का नाम दे रहे हैं। ठीक है, सेंटर से ये जो लाइन पास कर रही है इसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की डेफिनेशन होती है सेंटर से पास करने वाली लाइन नॉर्मल हो जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। चलो हम इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, इस एंगल को गामा मान लेते हैं। ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट बी। ठीक है, अब अगर आप इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस एंगल को मैंने थीटा कहा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अब ज्योमेट्री का यूज करने का मतलब, आप यहां पे दो ट्राइंगल को कंसीडर करें। पहले हम ट्राइंगल करते हैं ओ एम सी। ठीक है, तो ट्राइंगल अगर हम ओ एम सी कंसीडर कर रहे हैं तो इस ओ एम सी के ट्राइंगल में क्या ये दोनों एंगल इंटीरियर हैं? ये ट्राइंगल देख रहे हो, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इंटीरियर हैं और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा? तो क्या लिख सकते हैं हम कि बीटा जो होना चाहिए ये अल्फा प्लस थीटा के बराबर होना चाहिए। ये फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे सी एम आई। ट्राइंगल सी एम आई, इस ट्राइंगल में फिर से हम ये कह सकते हैं सी एम आई के ट्राइंगल में कि बीटा इंटीरियर है, थीटा इंटीरियर है, लेकिन गामा एक्सटीरियर है। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो। ट्राइंगल सी एम आई को कंसीडर करते हैं और इसमें अगर हम देखते हैं तो सी एम आई में ये दोनों एंगल इंटीरियर है और ये उसका एक्सटीरियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो गामा है ये बीटा और थीटा के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हमको मिल गई। इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करते हैं, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आएगा। थीटा को कैसे एलिमिनेट करते हैं? यहां से थीटा को निकालो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस अल्फा, और इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्या मिल गया यहां से हमें? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा। इस रिलेशन को निकालने के बाद, जैसा हम लोगों ने शुरू से सीखा है, लास्ट प्रॉब्लम में भी किया था, कि ये सारे एंगल्स काफी छोटे एंगल्स हैं, और एंगल अगर स्मॉल होते हैं तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा को थीटा लिखने के बाद ये लिख सकते हैं अल्फा को tan अल्फा, गामा को tan गामा और बीटा को tan बीटा। ठीक है, तो इस तरीके का रिलेशन आ गया।
जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि पॉइंट एम पी के बहुत नजदीक है, तो एम पी को आप एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर कर सकते हो। और अब अगर हम tan अल्फा की वैल्यू लिखते हैं, तो tan अल्फा की वैल्यू लिखने के लिए हम फिर से एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये पॉइंट P इधर है, इसको P कहा, ये M है, ये M इधर आ गया, बहुत नजदीक ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गई। ये पॉइंट O है, यहाँ पे पॉइंट C है, यहाँ पे पॉइंट I है। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। ठीक है। अब अगर हम tan अल्फा और tan गामा को जोड़ के 2 tan बीटा के बराबर करते हैं, तो क्या मिल जाएगा? tan अल्फा की वैल्यू PM बाई PO, तो लिख सकते हैं PM डिवाइडेड बाई PO प्लस tan गामा की वैल्यू क्या आएगी? PM बाई PI, तो PM बाई PI इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू होगी PM बाई PC, तो tan बीटा की वैल्यू हो गई PM डिवाइडेड बाई PC। PM हर जगह से कैंसिल हो गया। PO का मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। जो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, इसको हम लोग U लिखते हैं। ठीक है। PI मतलब पोल से इमेज की दूरी, और पोल से इमेज की दूरी होती है, इसको हम लोग लिखते हैं V, तो ये हो गया V इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PC, पोल से सेंटर की दूरी। पोल से सेंटर की दूरी को क्या लिखते हैं हम लोग? R, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या मिल गया हमको रिलेशन यहां से? 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 2 बाई R, और हमें पता है कि R बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 बाई F, तो ये मिल जाता है हमको मिरर फॉर्मूला। ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला है जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, बट लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ पैरेक्शियल ले के लिए ही एप्लीकेबल है, और क्वेश्चन जब भी आएगा नहीं लिखा है पैरेक्शियल ले का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला हमने डिराइव किया। नेक्स्ट सीखते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, कि क्या साइन कन्वेंशन हमें इस चैप्टर में यूज करना है। साइन कन्वेंशन सिंपल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इस मिरर के एक रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, एक नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, क्योंकि इधर से रे जो आएंगी उनका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, इधर से जो रे आएंगी इनका रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड, और इधर वाली जो साइड है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, ये पोल है। अब पोल से हमें सारी दूरी जो है वो पोल से ही है। क्यों है पोल से? जैसे मैंने बताया कि जो U है ये U PO के बराबर है, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होगा उसकी दूरी को हम U कह रहे हैं, पोल से इमेज जहां बनेगी उसकी दूरी को I कह रहे हैं, और पोल से फोकस जितनी दूरी पर होगा उसको हम स्मॉल f फोकल लेंथ कह रहे हैं। सारे डिस्टेंस पोल से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। रिफ्लेक्टिंग साइड जो है ये नेगेटिव होती है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है ये पॉजिटिव होती है। मतलब ये रहा कि इस साइड जो भी चीजें आएंगी वो नेगेटिव होंगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो या फोकस हो या सेंटर हो, वो सब नेगेटिव लिया जाएगा। और उस साइड जो भी चीजें जाएंगी उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगेन चाहे ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या फोकस हो। ठीक है, तो ये सिंपल साइन कन्वेंशन है। रिफ्लेक्टिंग साइड नेगेटिव, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पॉजिटिव। अब कैसे यूज करना है इसको? जैसे हमने यहां पर ये फॉर्मूला जब फाइनली हमने यहां पे नोट डाउन किया, तो मैंने ये बताया कि U क्या था। ठीक है, U क्या था, V क्या था और R क्या था। इसको तुम चाहो तो लिख भी सकते हो कि U जो है ये कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। जो V है ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, और बाकी F आपको पता है कि फोकल लेंथ होती है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन को हम कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे वो देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। अगर हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर मैंने बनाया,
तो ये बताओ कि कॉनकेव मिरर का सेंटर किस नेगेटिव साइड कौन सी है? तो क्या ये साइड नेगेटिव है रिफ्लेक्टिंग, और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पॉजिटिव है? वही अगर मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टिंग है, यहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है तो ये नेगेटिव है, इधर पेंट किया गया है रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद कहीं यहां पर इसका सेंटर होगा, कहीं यहां पर इसका फोकस होगा। ठीक है, उसी तरीके से इस स्फेयर का सेंटर कहीं यहां होगा और फोकस कहीं यहां होगा। तो अगर आप देखें इस डायग्राम में तो इसका सेंटर ऑफ फोकस नेगेटिव साइड में पड़ता है और इसका सेंटर ऑफ फोकस पॉजिटिव साइड में पड़ता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके लिए आर की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, फोकल लेंथ की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए, इसके लिए रेडियस और कर्वेचर को पॉजिटिव लेंगे और फोकल लेंथ को भी पॉजिटिव लेंगे। तो आगे से जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें फॉर्मूले में चीजों को विद साइन पुट करना पड़ता है, जो मिरर फॉर्मूला हमने सीखा 1/v + 1/u = 2/r या 1/f। ये जो r और f है सब में साइन लगता है, लेकिन अभी हम r और f के साइन के बारे में सीख रहे हैं। तो r और f का साइन नेगेटिव होगा किसके लिए? कॉनकेव मिरर। तो जब भी आपको एक कॉनकेव मिरर मिलेगा, ठीक है, अगर आपको एक कॉनकेव मिरर मिलेगा तो उसके लिए ये चीजें नेगेटिव होंगी, और कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा तो उसके लिए पॉजिटिव होंगी। क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि आपको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा कि एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो लिखा है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेकिन अगर वो कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ हम लेंगे -10। तो जब भी न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे तो फोकल लेंथ को विद साइन -10 हमें पुट करना होगा। कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए भी साइन कन्वेंशन लगता है। ऑब्जेक्ट और इमेज कहां बन रही हैं उनमें भी साइन कन्वेंशन लगेगा। मतलब जैसे हमने फोकल लेंथ पे साइन कन्वेंशन अभी सीखा, अब अगर ये रेज आ रही है, कौन सी रेज है ये? इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से आती है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इस मिरर के लिए क्या ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है? पेंट वाली साइड पॉजिटिव, रिफ्लेक्शन वाली साइड नेगेटिव। तो ये जो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी है ये u है, तो u यहां पे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड में है। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव, u नेगेटिव। इन दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे विद साइन, हमको क्या मिलेगा? v मिलेगा। 1/v + 1/u = 1/f से v मिलेगा। v अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है। v अगर नेगेटिव आता है मतलब इमेज जो है मिरर के आगे बन रही है। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों चीजों के साइन पता है तो तीसरे का साइन अपने आप निकल आएगा। वही अगर एक दूसरा डायग्राम हम समझें, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पेंट वाली साइड पॉजिटिव, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो नेगेटिव, इधर की चीजें नेगेटिव, इधर की चीजें पॉजिटिव। इसका फोकस किधर होता है? इसका फोकस और सेंटर दोनों इधर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव साइड में होता है, तो फोकस इसका पॉजिटिव हो गया। अब आता है कि u कैसा लेना है, तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है। अगर कहीं इंसिडेंट रेज मान लो इस तरीके से आ रही होती, तो इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट हम कहते हैं। ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बना, तो किस साइड ऑब्जेक्ट रखा है? नेगेटिव, तो इसके लिए u को हमें लिखना पड़ता नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम समझते हैं। कॉनकेव मिरर ही ले लो। ठीक है, ये इंसिडेंट रेज हैं जो मिरर में आके टकरा रही। तो आप थोड़ा ध्यान दें और सोचें कि पहले कौन सी चीज नेगेटिव है, कौन सी चीज पॉजिटिव है। आप थोड़ा सोच लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अगर तुमने सोचा तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे कि कौन सी साइड को नेगेटिव लेना है, कौन सी साइड को पॉजिटिव लेना है। किस साइड को नेगेटिव लेना है? जो पेंटेड साइड है वो पॉजिटिव होती है, जो रिफ्लेक्टेड करने वाली साइड है वो नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गई। ठीक है, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के लिए हम बिना सोचे, क्योंकि हम अब सीख चुके हैं, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ को हमें नेगेटिव लेना है। बात आती है u को क्या लेना है। u को क्या लेना है वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किधर है, और ऑब्जेक्ट कहां से आता है?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, लेकिन ये इंसिडेंट रेज आपस में मिल ही नहीं रही हैं पीछे की तरफ, तो इनको खींच के आगे की तरफ कहीं ना कहीं मिलाना पड़ेगा, और जहां पर भी ये मिलेगा इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये? वर्चुअल है। हमने पहले भी सीखा कि मिरर के पीछे की दुनिया वर्चुअल होती है और मिरर के आगे सब कुछ रियल होता है। तो यू जो है ये मिरर के आगे, सॉरी, मिरर के पीछे बना हुआ है, और अब डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइड में है, तो यू हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। तो आपको ये देखना पड़ता है कि इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है, उससे आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पाते हो। ठीक है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव, और ये दोनों चीजों की साइन पता है तो हम इमेज कहां पर बन रही है वो पता लगा सकते हैं। सारी चीजों से एक और चीज हमें समझ में आती है, जैसा कि हमको पता है कि मिरर के पीछे की चीजें वर्चुअल होती हैं, तो ये चाहे कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ये मिरर के आगे है और ये मिरर के पीछे है। सिमिलरली ये मिरर के आगे हो गया और ये मिरर के पीछे हो गया। आप देख सकते हैं कि मिरर के पीछे पॉजिटिव होता है, मिरर के पीछे पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो भी मिरर के पीछे चीजें हैं वो पॉजिटिव आती है, और मिरर के पीछे जो चीजें होती हैं वो वर्चुअल बनती हैं, क्योंकि मिरर के पीछे की दुनिया जो है वर्चुअल है, मैंने आपको पहले ही बताया। मिरर के आगे जो भी है वो सब रियल है, तो इधर जो होगा सब रियल है, रियल का मतलब नेगेटिव, और मिरर के पीछे जो है वो सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल। तो क्या हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी रियल और वर्चुअल के बारे में, कि जो भी चीजें रियल होंगी वो कैसी आएंगी, वो नेगेटिव आएंगी, और जो भी चीजें वर्चुअल होंगी वो कैसी आएंगी, पॉजिटिव। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये ऑब्जेक्ट और उसकी बनने वाली इमेज दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या? अगर यू नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल है, यू पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वी नेगेटिव है तो इमेज रियल है, वी पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल। नेगेटिव इज रियल, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल।